नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीसी क्लासेस पर। आज हम एक और इतिहास के प्रमुख राजवंश गुप्त साम्राज्य के प्रमुख प्रश्नों को लेकर आपके सामने आए हैं। ये सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं एवं आपके ज्ञान वर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? हमारे विकल्प है चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त या डी स्कंदगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं वो श्रीगुप्त को माना जाता है। जी हाँ, श्रीगुप्त को संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। श्रीगुप्त के ने 240 ईस्वी, जी हाँ 240 ईस्वी में इनको संस्थापक के तौर पर माना जाता है। लेकिन अगर बात करें गुप्त वंश के विकास और साम्राज्य विस्तार के द्वारा, तो जो चंद्रगुप्त प्रथम रहे उनको वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। जी हाँ, वास्तविक संस्थापक के तौर पर जाना जाता है। तो गुप्त वंश मुख्यतः 319 ईस्वी 320 जो ईस्वी है ना प्यारे बच्चों, उससे अधिक माना जाता है कि गुप्त वंश का शुरुआत हुई। तो लेकिन आप गुप्त वंश के संस्थापक के तौर पर आप जानेंगे श्रीगुप्त 240 ईस्वी में गुप्त वंश को स्थापित किया था। लेकिन उसके बाद जो गुप्त वंश अपने स्वर्णिम युग पर आया, सबसे अच्छी तरीके से प्रोग्रेस पर रहा, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। इसलिए चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जी हाँ, जब वास्तविक संस्थापक कहेगा तो हम चंद्रगुप्त प्रथम को सही विकल्प लगाएंगे। तो 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश के विस्तार का वर्णन किया जाता है। तो हमारा यहाँ श्रीगुप्त सही विकल्प होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ कहा गया है चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया? जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम जिन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, तो उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए इलाहाबाद प्रशास्ति किससे संबंधित है? जी हाँ, इलाहाबाद प्रशास्ति या प्रयाग प्रशास्ति दोनों ही एक ही हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प पूरी तरीके से सही होगा। जो समुद्रगुप्त है वो इलाहाबाद प्रशास्ति से संबंधित है और इसमें इनके विजय अभियानों के बारे में वर्णन है। आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए यहाँ कहा गया है इलाहाबाद प्रशास्ति की रचना किसने की है? जी हाँ, इलाहाबाद प्रशास्ति जिसे प्रयाग प्रशास्ति के नाम से भी जाना जाता है, तो बाणभट्ट, हरिसेन, कालिदास या वाराहमिहिर। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारा बी विकल्प है पूरी तरीके से सही होगा। इलाहाबाद जो प्रशास्ति की रचना है वो हरिसेन ने की थी। हरिसेन जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? जी हाँ, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो हमारा पहला विकल्प से होगा नेपोलियन ऑफ इंडिया। जी हाँ, नेपोलियन ऑफ इंडिया कहकर इन्हें संबोधित करते थे। आगे देखिए हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गुप्त काल की स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? यहाँ टका, दिनार मुद्रा या डी डिनारियम। तो मेरे बच्चे, जो हमारा बी विकल्प है सही है, दिनार कह के संबोधित करते थे। आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी? विक्रमादित्य, देवगुप्त या परमेश्वर या धर्मपाल। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हमने कुल 50 प्रश्नों को आपके लिए गुप्त साम्राज्य से लेकर आए हैं। प्रश्नों को यहाँ जो प्रश्न पड़े हुए हैं वो थोड़ा उनका थोड़ा हेर फेर हो गया है। प्रश्न संख्या आपको अधिक दिखाई पड़ेंगे, उसके लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कुल 50 प्रश्न ही आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं फिर से। देखिए उज्जैन को राजधानी किसने बनाया? उज्जैन को राजधानी किसने बनाया? तो मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा जो सही उत्तर होगा, ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय या सी कुमारगुप्त या डी आपका स्कंदगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ कहा गया गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण युग, लोह युग, ताम्र युग या शिला युग। जी हाँ, गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, स्वर्ण युग। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पूछा गया गुप्त कालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके दरबार में नवरत्न थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए गुप्त वंश के समय में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? देखिए फयान, ह्वेनसांग, इत्सांग या अल बरूनी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला विकल्प है फयान। जी हाँ, फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और ये एक चीनी यात्री था। और मेरे प्यारे बच्चों, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक जो थी फो क्यू की थी। जी हाँ, जबकि ह्वेनसांग थे मेरे प्यारे बच्चों,
तो ये हर्षवर्धन के समय में आए थे और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी सी यू की थी। जी हाँ, सी यू की इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। ठीक है। और इत्सेंग जो थे वो आपके हर्षवर्धन के शासन काल के बाद आए थे, 675 ईस्वी में आए थे और ये भी एक चीनी यात्री था। अलबरूनी जो था मेरे प्यारे बच्चों, वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक पूछी जाती है किताब उल हिंद। जी हाँ, याद रखिएगा अलबुरानी की मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है किताब उल हिंद। जी हाँ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए, फयान किस सम्राट के शासनकाल में भारत आया? जी हाँ, फयान किस सम्राट के शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। देखिए, हमने पहले भी बताया था प्रश्नों को टाइप करते समय कुछ हेरफेर हुई है, लेकिन आप 50 प्रश्नों को जानकर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, कुमार देवी किसकी पत्नी थी? यहाँ हमारे चार विकल्प है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी की पत्नी थी। ठीक है, जी हाँ, कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। आगे देखिए, यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न को। गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य की राजधानी मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र थी। जी हाँ, पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। गुप्त काल में कौन सा धर्म सर्वाधिक लोकप्रिय था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या अजीवक? जी हाँ, ये हिंदू धर्म जो था गुप्त काल में अत्यधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त कालीन तम पत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि अनुदान, कर निर्धारण, जनगणना या युद्ध का वर्णन? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा पहला विकल्प सही होगा भूमि अनुदान। ठीक है, गुप्तकालीन ताम्रपत्रों का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। आगे देखिए, गुप्त शासन की प्रमुख आय का स्रोत क्या होता था? गुप्त शासन में प्रमुख आय का जो स्रोत था मेरे प्यारे बच्चों कृषि हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त काल में धनवंतरी किससे संबंधित थे? जी हाँ, जो धनवंतरी थे अभी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में नवरत्न थे, वो अलग-अलग क्षेत्रों में निपुण थे और जिनमें धन्वंतरी जो थे वो आयुर्वेद से प्रमुख थे, यानी आयुर्वेद से संबंधित थे धन्वंतरी। ठीक है, आगे देखिए, कालिदास किस सम्राट के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त? तो मेरे प्यारे बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके कि नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, वो अलग-अलग क्षेत्रों से निपुण थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनके नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए, यहाँ लिखा गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट, वारामिहिर, ब्रह्मगुप्त या भास्कर? तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे प्रसिद्ध जो गणितज्ञ थे वो आर्यभट्ट थे। ठीक है प्यारे बच्चों, गुप्त काल के शासन में। आगे चलते हैं, यहाँ बात की गई दशमलव पद्धति की खोज किसने की थी? मेरे प्यारे बच्चों, आर्यभट्ट जो थे दशमलव पद्धति के खोजकर्ता माने जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया है गुप्त कालीन मुद्रा में कौन सी धातु प्रमुख थी? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? जो गुप्तकालीन जो अधिकतम मुद्राएं थी वो सोने की मुद्राएं हुआ करती थी और समुद्रगुप्त ने कुल 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलवाए थे। इस बात को भी याद रखिएगा। गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? हूणों का आक्रमण, मगध विद्रोह, समुद्रगुप्त की मृत्यु या बौद्ध धर्म का पतन? तो मेरे बच्चों, हूणों का आक्रमण गुप्त वंश का प्रमुख कारण था उसके पतन का। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? जी हाँ, हूणों को जो आक्रमण हुआ था मेरे प्यारे बच्चों स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। उसने इसे असफल कर दिया था और गुप्त वंश को उसने बचा रखा था, लेकिन धीरे धीरे उसके आगे सारे जो गुप्त वंश के शासक हुए वो इतने योग्य ना थे और वो हूणों के आक्रमणों को नहीं सह सके और गुप्त वंश पतन की ओर चलता चला गया। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था किस ग्रंथ पर आधारित है? गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था किस ग्रंथ पर आधारित है? ए मनुस्मृति, बी अर्थशास्त्र, सी महाभारत, डी धर्मशास्त्र? जो गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था थी वो मनुस्मृति पर आधारित हुआ करती थी। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। यहाँ पूछा गया है गुप्तकालीन प्रशासन इकाई भुक्ति किसके समान थी? किसे माना जाता था? राज्य, जिला, ग्राम या नगर? तो भुक्ति जो है मेरे प्यारे बच्चों वो जिला के बराबर मानी जाती थी। ठीक है, आगे देखिए, हमारा अगला महत्वपूर्ण गुप्त काल में भूमि सर्वेक्षण का कार्य कौन करता था? जी हाँ, भूमि संरक्षण का कार्य लेखक, प्रादेशिक अधिकारी, गौमिक या हस्तक? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा गौमिक। जी हाँ, गौमिक जो होता था गुप्तकालीन सर्वेक्षण होता था। देवगिरी प्रशासनिक किससे संबंधित है? देवगिरी प्रशासनिक मेरे प्यारे बच्चों आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। गुप्त काल में कर संग्रह अधिकारी को क्या कहा जाता था? जी हाँ, उपारी, भौमिक, आयुक्त या संधि विग्राहक? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा सही उत्तर होगा
उपायुक्त जो है वो कर संग्रह अधिकारी को गुप्त काल में कहा जाता था। आगे गुप्त काल में महिलाओं की शिक्षा के संदर्भ में कौन सी बात सही है? पूर्णतः बंद थी, सीमित थी, अनिवार्य थी या केवल शासक वर्गों तक सीमित थी? तो मेरे बच्चों यहाँ पर है कि हमारा सही उत्तर होगा सीमित थी। जी हाँ, गुप्त काल में महिलाओं की शिक्षा सीमित ही थी। आर्यभट्टीय ग्रंथ किसने लिखा है? मेरे प्यारे बच्चों, नाम से स्पष्ट होता है कि आर्यभट्टीय पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पूछा गया, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो कुमारगुप्त के समय में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त। आगे देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को, गुप्तकालीन संधि विग्रह क्या था? जी हाँ, संधि विग्रह क्या था? सेनापति, विदेश मंत्री या न्यायाधीश या कर अधिकारी? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बी विकल्प हमारा पूरी तरीके से होगा। विदेश मंत्री जो होता था उसे संधि विग्रहक कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी? जी हाँ, कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य, देवगुप्त या आदित्य गुप्त? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा महेंद्रादित्य। जी हाँ, महेंद्र आदित्य जो थी कुमारगुप्त द्वारा प्राप्त उपाधि थी। उपाधियों की बात करते हैं, सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, और यहाँ कुमारगुप्त की बात कर रहे हैं महेंद्रादित्य। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। यहाँ बात कर रहे हैं गुप्त काल में पुष्यभूत वंश की स्थापना कौन करता है? ए हर्ष, बी प्रभाकर बंधक, सी नरवर्धन या डी आदित्यवर्धन? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा नरवर्धन। जी हाँ, नरवर्धन के द्वारा पुष्यभूत वंश कहा का स्थापना माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ है, गुप्त काल की चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? गुप्त काल में जो चित्रकला अपने चरम पर थी तो वो उसका प्रमुख केंद्र क्या था? सांची, अजंता, अमरावती या नालंदा? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा अजंता। जी हाँ, अजंता जो है गुप्त काल के चित्रकला का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। आगे देखिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन हुआ करता था? यहाँ है वारामिहिर, भास्कर, ब्रह्मगुप्त या पर्णी? मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा वारामिहिर। जी हाँ, वारामिहिर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे गुप्त काल के समय में। ठीक है, आगे देखिए, गुप्तकालीन प्रमुख भाषा थी। गुप्तकालीन प्रमुख भाषा कौन सी थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत, अव्य, अपभ्रंश? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा गुप्तकालीन में प्रमुख भाषा के तौर पर संस्कृत का प्रचलन अधिक था। ठीक है, आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया है, तो हमारे विकल्प कुछ इस प्रकार हैं, ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विभूति या तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा अभिज्ञान समुद्रम के जो लेखक हैं वो ए कालिदास हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पूछा गया कुमार संभव किसकी रचना है? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूत या शूद्रक? तो मेरे प्यारे बच्चों इस विकल्प का उत्तर भी कालिदास ही होगा, कुमार संभव उन्हीं की रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं अगले प्रश्न को, 57 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पूछा गया है, गुप्त काल में पंचायत किस स्तर पर कार्य करती थी? जी हाँ, ग्राम स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर या राजधानी स्तर? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा पहला विकल्प सही होगा ग्राम स्तर। जी हाँ, गुप्त काल में पंचायत ग्राम स्तर पर कार्य करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं अपने महत्वपूर्ण अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा गया गुप्त काल की लिपि क्या थी? जी हाँ, एक ब्राह्मणी, खरोष्टी, नागरी या देवनागरी? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर होगा वो पहला विकल्प सही होगा ब्राह्मणी लिपि। गुप्त काल की लिपि ब्राह्मणी होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं अपने महत्वपूर्ण अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा गया है, गुप्त काल में कौन सा कर भूमि उपज पर लगता था? भाग भोग, बलिवर्द, व्यापार कर या आयकर? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो सही उत्तर होगा वो पहला विकल्प सही होगा भाग भोग। जी हाँ, भाग भोग जो है गुप्त काल में भूमि उपज के रूप में लगने वाला एक प्रमुख कर हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पूछा गया है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख विषय क्या था? बौद्ध धर्म, ज्योतिषी, गणित या चिकित्सा? तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो पहला विकल्प है बौद्ध धर्म। जी हाँ, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से जुड़ा हुआ प्रमुख विषय हुआ करता था। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, गुप्तकालीन सैनिक पद बल अधिकृत का क्या क्या हुआ करता था? ये सेना संचालन या कार्य संग्रहक या शिक्षा या न्याय? यह सैनिक एक पद है तो इसका प्रमुख कार्य सेना संचालन हुआ करता था। ठीक है, यह एक सैनिक पद था तो सेना संचालन इसका प्रमुख कार्य होता था। ठीक है, आगे देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते चलते हैं। यहाँ बात किया जा रहा है, गुप्त काल में कौन सी सभ्यता का प्रभाव देखा गया? एक यूनानी, ईरानी या भारतीय या चीनी? तो मेरा
मेरे प्यारे बच्चों, जो गुप्त काल की सभ्यता थी वो प्रमुखता अपने भारतीय संस्कृति पर आधारित थी, तो ये हमारा सी विकल्प यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। हमारा 65 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में कृषि में प्रयुक्त हल किससे बने होते थे? लोहा, लकड़ी, कांसा या तांबा? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो गुप्त कालीन के हल हुआ करते थे वो लोहे से बने हुआ करते थे। हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये 66 नंबर प्रश्न है। प्यारे बच्चों, मैं आपको पुनः बता दें कि कुल आपके पास 50 ही प्रश्न हम लेकर आए हैं। ये टाइप करते समय कुछ प्रश्नों में गलत टाइप होने की वजह से अधिक दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन आप 50 प्रश्नों को अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, गुप्त कालीन स्थापित कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? दसवां अवतार मंदिर देवगढ़, कोणार्क मंदिर, ब्रह्मो मंदिर या सूर्य मंदिर? तो मेरे बच्चे प्यारे बच्चों, जो गुप्त कालीन स्थापित कला का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो दसवां अवतार मंदिर देवगढ़ है। ठीक है, इसे आप याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। यहाँ कहा गया है, गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों पर क्या अंकित रहता था? राजा का चित्र, देवी देवता, शिलालेख या पशु पक्षी? जो गुप्त काल के स्वर्ण सिक्के हुआ जारी करते थे उस पर राजाओं के चित्रों का अंकन पाया जाता था। ये आप बात याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा गया है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक की बात कर रहे हैं। हमारे विकल्प है विष्णुगुप्त, बी स्कंदगुप्त, सी कुमारगुप्त द्वितीय या नरसिंहगुप्त? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारा सही उत्तर होगा वो ए विकल्प सही होगा। विष्णुगुप्त जो थे गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये आज के हमारे 50 प्रश्न थे जो गुप्त साम्राज्य के लिए लेकर हम आए थे। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।